हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल एक और शानदार विधि के साथ आपके समक्ष फिर आया हूँ। समस्या समाधान विधि लेकर। देखिए दोस्तों, यह विधि यानी मुख्य रूप से बहुत परीक्षाओं में पूछी गई विधि के रूप में सामने आती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे सवाल अपने एग्ज़ामों में आते हैं, जैसे सीटीईटी में। और ये अधिकतर पूछी जाने वाली एग्ज़ामों में है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके प्रतिपादक के रूप में अपने सामने सुकरात व सेंट थॉमस थे। जॉन डीवी ने क्या किया, 20वीं शताब्दी में इसे नवीन रूप दिया था। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने समक्ष हैं। और देखिए, इसमें मुख्य रूप से परिभाषाएं आती है, जो कभी कभार ये परिभाषाएं पूछी गई है, क्योंकि बहुत सारी विधियों में से फैक्ट्स पूछे हैं और कुछ में परिभाषा पूछी है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा रह जाती है, जो कि सुकरात की थी। सुकरात ने यह भी बताया था कि जब बालक जन्म लेता है तो तभी से समस्या उसके जीवन में आना शुरू हो जाती है। तो यह एक मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप नोट कर लें। अ, अब दूसरी परिभाषा आती है रॉबर्ट गेने के अनुसार। जो इसमें क्या दिखा है कि दो या दो से अधिक सीखे गए प्रत्ययों या नियमों को एक उच्च स्तरीय नियम के रूप में विकसित किया जाता है। इसे समस्या समाधान विधि कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक सीखे गए जो प्रत्यय होंगे, नियम होंगे, उसे उच्च स्तरीय नियम के रूप में विकसित किया जाए। तो जैसे अपने जब ये विधि यानी कि अपने क्लास में अपन को शिक्षक किसी ऐसे बिंदु को दे देते हैं जिससे बालकों के अंदर क्या दिमागी दौड़े यानी घोड़े चलाने की एक उत्सुकता आ जाती है बालकों में कि ये कैसे हुआ होगा, इसके बाद यानी समस्या दे दी होती है बालकों को। तो इसमें क्या होगा कि भाई, जब संप्रत्ययों और नियमों को क्या है उच्च स्तरीय नियमों से रूप में विकसित किया जाता है, तो यही समस्या समाधान विधि है, ऐसा रॉबर्ट गेने का कहना है। स्किनर क्या कहते हैं कि समस्या समाधान विधि कठिनाइयों से ऊपर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कोई भी अपने सामने जो समस्या आई है, उससे ऊपर जो विजय प्राप्त कर लोगे तो आप वो क्या कहलाएगी, समस्या समाधान की विधि। एक नॉर्मल सी परिभाषा है। मसल्स ने क्या बताया कि मर्सल्स ने क्या बताया कि समस्या समाधान का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप इसे भी ध्यान में रखना। तो इनके लिए याद करने की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है, इसमें है उच्च स्तरीय अपने पास नियम, ये याद करने का एक ट्रिक है। फिर है इसमें कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का, और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीनों वर्ड याद कर लेंगे तो तीन परिभाषाएं कंठस्थ हो जाएंगी। इसके आगे अपन देखेंगे अब इसका फैक्ट है, इस विधि में गणित और विज्ञान की समस्या के मान को क्या है मानसिक समाधान तक पहुंचने की अच्छी विधि मानी जाती है। देखिए, इसमें क्या है कि समस्याओं का समाधान जो होता है गणित और विज्ञान की समस्याओं का, तो उसमें अपने दिमागी घोड़े चलाते हैं। तो इससे क्या है, मानसिक समाधान के बलबूते पर इसके समाधान किए जाते हैं, ऐसा इस लाइन में लिखा है। जिसमें इसमें क्या होगा, बालकों की मानसिक प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है, क्योंकि बालक जितना सोचने पे मजबूर होगा, तो यह उसकी क्या है कि चिंतन में, तर्क में आदि में विकास के लिए महत्वपूर्ण विधि मानी जाएगी, जैसा अपन आगे पढ़ेंगे। इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्या का एक वास्तविक प्रकार रख देता है और समस्या की परिस्थिति उत्पन्न करता है, जो कि पाठ्यक्रम को संगठित करके करता है। यानी पाठ्यक्रम में से जुड़ी हुई ऐसी समस्या रख देता है बालकों के सामने कि दिमागी यानी कि उसके मानसिक क्रियाएं करने के लिए वह मजबूर हो जाए, और ऐसी वो प्रस्तुत करता है समस्याएं, जिसमें एक बालक अन्य बालक से मिलकर, और फिर क्या होगा, जब एक बालक दूसरे बालक से अंतःक्रिया करेगा, वाद विवाद विचार करेगा, इनका तथ्यों का क्या करेगा, पहले तो प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर संग्रहण करेगा, फिर क्या होगा, एकत्रीकरण करके उसका निष्कर्ष निकालेगा। तो ये सब उनके अंतःक्रिया के दौरान ये सब कार्यक्रम होगा, और इस फिर एक दूसरे के सहयोग से समस्या के अंतरिम हल तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से ये समस्या समाधान विधि का सिस्टम चलता है। करो या सीखो के सिद्धांत पर चलता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक मुख्य बात है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर भी ये आधारित है। ये इसे भी आप नोट करें कि यह जो समस्या समाधान विधि है वह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। जितना आप क्रिया करोगे इस समस्या पे, तो उतना क्या है वो सिखाएगी ये विधि आपको। फिर सिखाएगी तो उससे आप नॉलेज गेन करोगे। इसी के कारण से इसे करो व सीखो के सिद्धांत पर आधारित बताया है। अपन अब आगे बढ़ेंगे। इस विधि में बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। देखिए, जब बालक में तर्क, चिंतन और महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें आएँगी जो मानसिक प्रक्रिया को करने के लिए मजबूर करेगी, तो वह उससे क्या होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी कहीं न कहीं विकास होगा। क्योंकि ऐसी समस्याएँ बालकों में जो पाठ्य के रूप में आएगी, पाठ्यक्रम के पढ़ाने के संबंध में ऐसी समस्याएँ जो शिक्षक द्वारा बालकों पर दी जाती है, तो वह उसमें मानसिक क्रियाओं के द्वारा जो अपना हल निकालेगा, तो उसमें क्या है, ऐसे भविष्य में उसके सामने ऐसी कोई समस्या आई हुई तो वह उसका निवारण कर लेगा। तो एक तरह से उसने कोई ऐसी चीज़ की खोज भी कर सकता है इस माध्यम से। तो
ये इस टाइप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता हुआ है। देखिए समस्या समाधान, अगले पॉइंट में अपन बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत कुछ अधिगम सिद्धांत मिश्रित है, जैसे सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और प्रश्न व भूल का। देखिए इसमें क्या है कि बालक क्या अंतःक्रिया करता है अपने जो पूरे समूह में, तो उसमें किसी विशिष्ट बालक में सूझ या अंतर्दृष्टि से उस समाधान का निवारण निकलता है किसी न किसी बालक से, या फिर पूरे ग्रुप के यानी डिसीजन से मिलकर कोई एक ऐसे सूझ आ जाती है अचानक से, तो इस हिसाब से यह मिश्रित है। सेकंड चीज़, प्रयत्न व भूल। इसमें क्या है कि बालक समस्या के हर एक पहलू पर जाता है और प्रयत्न करता है कि कहाँ से इसका निवारण कर ले, फिर कहीं न कहीं भूल भूल से यानी कहीं गलती करेगा, फिर उसे यानी चीज़ बदलेगा कि इससे अपन क्या करें जिससे कि समस्या का हल निकले। तो यह दोनों सिद्धांत के आधार पर मिश्रित है। समस्या समाधान विधि के सोपान देख लीजिए। अब देखिए, अभी इसमें समस्या का पहला सोपान आएगा, चयन करोगे आप समस्या का। कोई भी समस्या आपके आई, जैसे मुख्य रूप से मैं आपसे रिलेटेड कहूँगा, वैसे तो ये कक्षा के परिप्रेक्ष्य होता है। देखिए फर्स्ट की बात करूँ तो समस्या का चयन होगा। पहले तो क्या होगा, समस्या का चयन होगा। फिर क्या होगा, जैसे आपके जीवन में बात करो कि आपके रीट क्लियर करनी है, एक समस्या है ना आपके जीवन में, तो अब क्या होगा कि आप अपने दोस्तों के संग, अपने अपने शिक्षकों के संग क्या करोगे, आप इसका प्रस्तुति करोगे। सेकंड जो स्टेप है उसमें आप प्रस्तुतिकरण करोगे। फिर तीसरी आएगी उपकल्पना या परिकल्पना। आपके दोस्तों के साथ में प्रस्तुतिकरण कर ली कि मुझे रीड क्लियर करनी है, तो वो बताएंगे आपको। तीसरे में उपकल्पना परिकल्पना का निर्माण करेंगे। आपको कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। फिर आप अपनी कल्पना से सोचोगे कि यानी कि बड़े बड़े कोचिंग स्थान है, जैसे वहाँ पे जाऊँ या फिर सेल्फ स्टडी करूँ। पूरी परिकल्पनाएं बनेंगी आपके मन ही मन। तो उस हिसाब से ये तीसरा सोपान कंप्लीट होता है। चौथे सोपान में समस्या के हल के लिए तथ्यों का एकत्रीकरण करना। फिर समस्या के यानी कि जो भी अपने पास तथ्य हैं, जैसे मैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊँ, अब वो आइडेंटिफाई करोगे आप। फिर क्या होगी, प्राप्त एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण करोगे। फिर उन सभी में से कहाँ पे जाना है निश्चित कर लोगे कि कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊँ जिससे मैं अपने रीड को क्लियर कर पाऊँ। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल में अपने सामने बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे, किसी एक में जाकर अपने समस्या का निर्धारण क्या कहते हैं, निष्कर्ष निकाल लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे, और उसके क्या निष्कर्षों का मूल्यांकन करेंगे कि मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया, तो अब आगे कैसी रणनीति अपनाऊँ जिससे मैं अपने कार्य को आगे बढ़ा सकूँ। और फिर वहाँ पे पढ़ के फिर मूल्यांकन करेंगे कि वहाँ पे नहीं जाता और अब आ गया हूँ, तो उसमें क्या अंतर है देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरी समस्या का आप हल निकाल सकते हैं ऐसे। अब नोट के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि समस्या समाधान विधि प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड है ना, उससे समानता रखती है। कहीं ना कहीं ये मिलती जुलती है उससे। अंतर केवल एक ही है कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या करते हो आप, देखो प्रोजेक्ट मेथड यानी वहाँ पे करके यानी क्रियात्मक हल निकालते हो आप, क्रियात्मक रूप से उसका हल निकालते हो। और यहाँ जो समस्या समाधान विधि है वहाँ पे मानसिक हल निकालते हो, सैद्धांतिक हल निकालते हो। उसे क्रियात्मक रूप यानी प्रयोगात्मक रूप से नहीं करते हो आप वहाँ पे। यहाँ पे तो केवल सिद्धांत रूप से आप उसका हल निकालते हैं कि अपन को ऐसा करना चाहिए। जैसे सिद्धांत बना देंगे कि अपने सामने ऐसी समस्या आई तो अपन इस तरह से हल करेंगे। नेक्स्ट टाइम भी अपन को यूज़ करना होगी तो वो इस टाइप की अगर समस्या आती है अगली टाइम में, तो अपन क्या करेंगे, इस सिद्धांत को वापस खोलेंगे और वापस अपनाएंगे, तो समस्या का निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सैद्धांतिक हल देती है अपन को। अब अपन आगे बढ़ेंगे, इसके गुण और दोष के बारे में पढ़ेंगे। इस जो विधि है उससे अपन को ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि अपन पूर्ण रूप से इसमें विलीन होकर अपने संपूर्ण मानसिक प्रक्रिया अपनाकर इसका समस्या का हल निकालते हैं। तो इस तरह से जो अपन पढ़ाई करें या फिर कोई भी हो, कोई भी चीज़ करेंगे तो आसानी से वह एक एक दृश्य अपन को याद होगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विधि है जो छात्र को क्रियाशील बनाती है। मनोवैज्ञानिक इसलिए क्योंकि छात्र स्वयं भाग ले रहा है, इसलिए छात्र क्रियाशील भी है और मनोवैज्ञानिक विधि भी है। ठीक है, छात्र में तुलना, चिंतन और निर्णय क्षमता बढ़ती है। देखो इस ये जो होती है समस्या समाधान विधि, तो इसमें क्या होगी कि छात्र में चिंतन, तुलना, निर्णय आदि में देखो क्षमता में यानी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मानसिक क्रिया जहाँ पे आएगी, संज्ञान आपका बढ़ेगा, संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ेंगी जितनी भी है, तो इसके कारण से ये सभी गुण बढ़ते जाएंगे। चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसमें तथ्यों का, विचारों का एकत्रीकरण करने की क्षमता आती है आपके अंदर, व्यवस्थितकरण करने की क्षमता आती है कि भविष्य में ऐसे कोई समस्या आएगी तो आप क्या करोगे, इस तथ्यों का, विचारों को क्या करोगे, आप एकत्रित किए थे एक कहीं ना कहीं दिमाग में, तो वो अगली बार यूज़ करना हो तो उस व्यवस्थित करने किए हुए विचारों का आप उसी तरह से यूटिलाइज करके आप भविष्य में जो समस्या आएगी अपने सामने तो उसका निवारण भी करोगे। आगे बढ़ेंगे अपन इसमें छात्रों में समस्या समाधान करने का एक विशिष्ट विचार और दृष्टिकोण उत्पन्न होता है।
देखिए इस टाइप से आप एक समस्या हल की एक बार में, फिर अगली टाइम में भी दूसरी बार आएगी अपने सामने दूसरी समस्या, इस टाइप से आपकी क्या हैबिट आ जाएगी एक तरह से कि कोई भी समस्या आपके सामने हो तो आप उसका निश्चित एक कोई ना कोई हल निकाल ही लोगे। तो इस तरह से आपके दृष्टिकोण ही ऐसा बन जाएगा कि आप कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी आप हैंडल कर लोगे। तो इस तरह से दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाएगा, विचार आ जाएँगे, विशिष्ट विचार आएँगे और एक सृजन रूप से आप कार्य करोगे उस समस्या के प्रति। अवगुण क्या आएँगे? छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि उसमें मानसिक क्रिया करने की क्षमता ही नहीं होती है मुख्य रूप से तो इसके कारण से उपयोगी नहीं है। दूसरी चीज़ ये खर्चीली बहुत है यह विधि, खर्चीली होने के कारण से हर स्कूल हर जगह यानी ये करा पाना संभव नहीं है। या अधिक मानक सामग्री की आवश्यकता है, यानी संदर्भ सामग्री अच्छी होनी चाहिए, इसमें आवश्यकता होती है। संदर्भ सामग्री नहीं होगी तो ये मुख्य रूप से काम नहीं करेगी यह विधि। यह विधि योग्य या प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता रखती है पहले तो। अगर योग्य शिक्षक नहीं है, प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है, तो यह वहाँ पे कार्य नहीं करेगी, क्योंकि इसका उल्टा इफ़ेक्ट बालकों पे पड़ेगा। समस्या समय अधिक लगता है और समय पे पाठ्यक्रम नहीं कर पाते। देखिए अगर अपन एक प्रत्येक विषय वस्तु को समस्या समाधान विधि से करेंगे, तो एक समस्या को ढूँढने में बहुत टाइम जाता है। वैसे अगर अपने पाठ्यक्रम को करना होगा तो कितना टाइम ज़्यादा चाहिए होगा अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। तो समस्या समाधान के आधार पर प्रत्येक विषय को कंप्लीट आसानी से नहीं कर पाते। बहुत ही टाइम लगता है और टाइम कंज़म्पशन पूरा सिस्टम है ये। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। मंद बुद्धि में क्योंकि इसकी जो आईक्यू लेवल है वो भी कम रहता है, तो उनके लिए तो वैसे ही उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।